नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जैसा कि आपको पता है, इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं एक ऐसे व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए होते हैं। और आज हमारे साथ हैं जोधपुर में प्रॉपर्टी के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम, रॉयल प्रॉपर्टीज़ एंड रेंटल सर्विसेज के डायरेक्टर हरदीप सिंह जी सलूजा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं आपको बताऊं, हरदीप सिंह जी इस व्यवसाय में पिछले करीब 21 वर्षों से कार्यरत हैं और आपने अपने विश्वास के आधार पर एक अलग पहचान कायम की है। सर, शुरुआत करें, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जान लेता हूं जी, जो हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि इस फील्ड में आपका कैसे आना हुआ। ये फील्ड के अंदर बहुत लंबे समय से अनऑर्गेनाइज वे में लोग काम कर रहे थे। जब मुझे खुद को ऐसा महसूस होने लगा, या मुझे जब खुद को ऐसी एक प्रॉपर्टीज़ की नीड पड़ी, तब मुझे ऐसा लगा लोग यहाँ पर बहुत अनऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना अपन इसको एक शेप दें और ख़ुद इस फील्ड के अंदर आए। तो पिछले 21 वर्ष पूर्व मैं इस फील्ड के अंदर आया। जब आप आए, आपने प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम किया। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, लोग बहुत आसानी से विश्वास नहीं करते हैं, आपको नहीं लगा ऐसा? इसीलिए मुझे उतरना पड़ा इस फील्ड के अंदर। जो आपने बताया कि आपको काफ़ी तकलीफ हुई। मुझे इतनी तकलीफें आई कि किस तरह की तकलीफ आई कि आपको खुद इस फील्ड में आना पड़ा? पहले यहाँ पर लोगों के कुछ वर्ड्स नहीं थे, बताते क्या थे, बोलते क्या थे, होता क्या था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो एक जोधपुर के जाए जन्म में होने के नाते मुझे एक नया इनोवेशन करने का मौका मिला। और आज से 21 वर्ष पूर्व मैंने रॉयल प्रॉपर्टीज़ एंड रेंटल सर्विसेज की नींव रखी। जब आपने स्टार्ट किया काम और आज का समय, 21 साल का समय एक बहुत लंबा पीरियड होता है, कितना अंतर आप देखते हैं? अगर हम लोग ग्रेजुअली देखते हैं तो मैंने कम से कम 2000 लोगों को ग्रूम किया होगा और लोगों को समझाया है कि प्रॉपर्टी क्षेत्र एक विश्वास का क्षेत्र है, जहां आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लेके हमारे पास आता है। तो हमें किस तरीके से उन लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और उन लोगों को हम लोग क्या बेस्ट से बेस्ट हेल्प करें कि वो दोबारा हमारे पास आएँ। आपने कहा कि जब आप खुद एक प्रॉपर्टी के उसमें थे, सर्च में, जब आपने लोगों को देखा और फिर आप इस क्षेत्र में आ गए, 21 साल हो गए। 21 साल में जो अभी तक आपने सेवाएं दी हैं लोगों को, जिस उद्देश्य के साथ आप आए थे इस फील्ड में, वो लग रहा है आपको आप पूरा कर रहे हैं? जिस उद्देश्य से मैं आया था, हमारी कंपनी ने आज 21 वर्षों में जोधपुर के अंदर करीब 4000 से ज़्यादा मकान किराए पे दे चुके हैं हम लोग। और इसके अलावा न जाने कितनी डील्स के अंदर हम लोग साक्षी रहे हैं और लोगों का एक विश्वास जीता है। और विश्वास ही हमारे फील्ड की सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल, विश्वास ही फील्ड की पूंजी है। और जैसा आपने बताया कि रेंटल सर्विसेज के साथ साथ आप लोग प्रॉपर्टीज़ में भी काम कर रहे हैं। कई प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं आप लोग कर रहे हैं। अभी आशापूर्णा के साथ भी आपने एग्रो पार्क भी आप कर रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे आप। जी, आशापूर्णा एग्री पार्क और रॉयल प्रॉपर्टीज़ का एक जॉइंट वेंचर है जो पाली रोड नीमली के पास आ रहा है जी। नीमली का जो क्षेत्र है, या कह लें रोहित का जो क्षेत्र है, जोधपुर रोहित एक हो चुका है। आने वाला भविष्य जो है पूरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे को उसी रोड पर मिलेगी। तो कंपनी का R&D बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद पहल करें। आपने देखा होगा, अभी पीछे आपने अखबारों में भी देखा है कि ये पूरा क्षेत्र एक विकास लिए हुए आ रहा है। यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ रहा है, गवर्नमेंट की खुद का इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, ट्रांसपोर्ट नगर आ रहा है, कंटेनर डिपो इस एरिया के अंदर आ रहा है। तो ये सारे भविष्य के बिजनेस हैं। सोलर पार्क आ रहा है, टेक्सटाइल पार्क आ रहा है। तो आशापूर्णा के साथ में हमारा पहला जॉइंट वेंचर था, जिसके अंदर 450 बीघा की एक हम लोग एग्रीकल्चर प्लानिंग लेके आए, जिसके अंदर हर तरह का आदमी उद्योग लगा सकता है। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? हालांकि अभी बहुत कम समय हुआ है लॉन्च हुए हुए, लेकिन किस सर, आशापूर्णा एक जाना माना ब्रांड है। आशापूर्णा और हमारा डबल इंजन की सरकार बन के लोगों को एक बहुत अच्छी हम लोगों ने प्लानिंग दी है। लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसे? हाँ, बिल्कुल, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और लोगों को लग रहा है, लोग खुद भी बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट है लोग, वो भी भविष्य को देखते हैं। और आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हुए इस प्रोजेक्ट को सफल बना रहे हैं। रॉयल प्रॉपर्टीज़ भी एक प्रोजेक्ट की तैयारी में है, जैसे हम बात कर रहे थे पहले जी ऑफ द कैमरा। तो वो किस तरह का प्रोजेक्ट होगा और आप क्या सोचते हैं जोधपुर के लोगों को देने के लिए? अभी जोधपुर के अंदर जो नया विकास आ रहा है, जोधपुर एक IT हब बनेगा। स्टूडेंट हब तो बन ही चुका है, IT हब भी बनेगा। अभी जेनपैट जैसी कंपनी है जिनके यहाँ 2-2 हज़ार एम्प्लॉयज़ काम पे कर रहे हैं, और भी बहुत सी कंपनियाँ आ रही हैं। तो लोगों को रहने के लिए निवास चाहिए। उसी को देखते हुए आने वाले भविष्य में 2 साल बाद जोधपुर की जो ग्रोथ होगी, हम लोग व्यास डेंटल कॉलेज से पहले
एक 1 BR स्टूडियो अपार्टमेंट हम लोग एक लेके आ रहे हैं, तो 2 से 2.5 साल में हम डिलीवर कर देंगे। जो हमारा ये प्रोजेक्ट है रेडिएंट पार्क के नाम से है, जो पूर्ण सुसज्जित रहेगा 1 BR का। आदमी को सिर्फ अपने नीड्स लेके आनी है और उसके अंदर वो रहवास करेगा। ये जोधपुर का अपने आप का सबसे पहला स्टूडियो अपार्टमेंट। अभी तक मेरे ख्याल से जोधपुर में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है नहीं जी, अभी तक किसी ने इस तरफ सोचा नहीं है। तो जो हम लोग थोड़ा सा 2 कदम आगे चलते हैं, तो हमने भविष्य को देखते हुए और इसको कब तक लॉन्च हो जाएगा ये प्रोजेक्ट? ये नेक्स्ट 1 महीने के अंदर हम लोग इसको लॉन्च कर देंगे और 2.5 साल के अंदर हम लोगों को डिलीवर कर देंगे। कितने एरिया में होगा और कितने अपार्टमेंट्स की प्लानिंग? ये करीब 250 अपार्टमेंट्स हमारे इसके अंदर आ रहे हैं और ये हमारा करीब 4400 गज के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पर और दूसरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे सर? पूरा क्लब हाउस बनेगा उसके अंदर, आदमी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे विदेशों से और दूर दूर से आकर जॉब करने आ रहे हैं, उनको एक घर जैसा माहौल मिलेगा वहाँ पर। बात थोड़ी सी जोधपुर की कर लेते हैं। हम जब भी जोधपुर की बात करते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं बात करते हैं, तो लोग एक ही बात कहते हैं, यार जोधपुर में प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। तो आपके 21 सालों का अनुभव इस क्षेत्र का, और आप जोधपुर में जाए जन्मे हैं, आप देख रहे हैं और आप यहाँ पर ये सब चीज़ें कर भी रहे हैं, इसका कोई कारण क्या है? क्या मानते हैं आप? क्या वास्तव में यहाँ प्रॉपर्टी महंगी है? साहब, ये आपने जोधपुर वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है। ये सबको खुशी का एक पल महसूस हो रहा है जो आपने इतना गहराई में ये क्वेश्चन पूछा है। जोधपुर एक अपनायत का शहर है और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जो एक बार यहाँ जोधपुर में आ गया वो यहाँ का होके रह गया। तो ये हमारे जोधपुर वालों का सबका प्रेम है। इसी तरह प्रेम बनाए रखें। जो लोग बाहर से आते हैं उनको इतना मोहब्बत मिली है लोगों को कि लोग जोधपुर छोड़ के जाना नहीं चाहते। इसलिए यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम से मैं अगला सवाल मेरा कि जोधपुर का जो डेवलपमेंट है, आपने इधर बताया जोधपुर और रोहट एक हो रहे हैं। इधर हम जाएं तो करवड़ के आगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, IIT, NIFD, FDDI, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, NLU सब आए हुए हैं। आपको क्या लगता है जोधपुर का जो डेवलपमेंट है इन दो के अलावा और कहाँ हो सकता है, और इन दो में भी कहाँ तक पहुँच सकते हैं? देखें, आपने गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं, अलग अलग सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट प्रमोट करती है जी। नागौर रोड को अगर IT सेक्टर के अंदर सपोर्ट किया, तो पाली रोड को इन्होंने इंडस्ट्रियल हब के रूप में सपोर्ट किया। जैसलमेर को एंटरटेनमेंट जोन के रूप में सपोर्ट किया। आने वाले दिनों में वहाँ वाटर पार्क, होटल्स वगैरह बहुत सी चीज़ें आएगी। तो ये गवर्नमेंट का धीरे धीरे जब सपोर्ट सिस्टम काम करता है तो सिटी ग्रो करती है। सिटी ग्रो करती है। आपको क्या लगता है अब जोधपुर इस हिसाब से छोटा पड़ने लग गया? जोधपुर की सीमाएं करीब करीब आप अगले 10 सालों के अंदर देखेंगे तो 40 किलोमीटर तक हो जाएगी जी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जोधपुर कितना फैलेगा। हम बात कर रहे थे, एक और बात थी कि आपने सरकार की बात करें, आपने कहा सरकारी जो स्कीम्स होती हैं उसके ऊपर निश्चित रूप से एक शहर का डेवलपमेंट निर्भर करता है। आपको क्या लगता है जोधपुर में सरकारों को यहाँ के डेवलपमेंट के लिए और किस तरह से काम करना चाहिए? क्या योजनाएं होनी चाहिए? सरकारी योजनाएं अभी तक जो भी थोड़ा धीरा प्रोसेस है इनका, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें, रेलवे कनेक्टिविटी पे ध्यान दें, एयर कनेक्टिविटी पे ध्यान दें। ये अगर मूलभूत सुविधाएं सरकार की तरफ से अच्छी हो जाती हैं तो सिटी को, जयपुर को भी पीछे छोड़ने में देर नहीं लगेगी। प्रोजेक्ट्स की बात करें, हम जैसे बाहर निकलते हैं, जयपुर में एक उदाहरण बताता हूँ आपको। जयपुर जाते हैं हम लोग बाय रोड तो देखते हैं कि जयपुर शुरू होने से बहुत किलोमीटर पहले प्रोजेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं, दोनों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, और जैसा आपने बताया कि मल्टीप्लेक्स, आपके फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स। जोधपुर में एक बात कही जाती है कि यहाँ पर फ्लैट्स कल्चर डेवलप नहीं हो पाया। आपको लगता है? उसके बड़े सबसे पीछे जो रीज़न था कि पब्लिक कम थी, यहाँ लोगों का रुझान कम था। हर आदमी को ये मन में रहता था हमें उठते ही सुबह किला देखना है, लेकिन वो सिर्फ जोधपुर के लोगों के लिए है। बाहर से जो प्राणी आ रहे हैं, बाहर से जो आ रहे हैं, उनको तो अपना रहने के लिए जगह चाहिए। तो धीरे धीरे वो कल्चर जोधपुर भी आ जाएगा। अभी जोधपुर के अंदर करीब 5000 के करीब फ्लैट्स हैं और मैक्सिमम फ्लैट्स सारे फुल ऑक्यूपाइड है, सारे ऑक्यूपाइड हैं। आपको लग रहा है कि मतलब जो एक बात कही जाती है जोधपुर के लिए कि जोधपुर में ये फ्लैट्स नहीं सक्सेस हैं, वो मिथ्या है, वो मिथ्या अब हो जाएगा साबित। अब हो गया। और आप अब स्टूडियो अपार्टमेंट लाएंगे तो बिल्कुल ही उसको पूरी तरह मिथ्या करने के प्लान में। बिल्कुल, क्योंकि ये समय की नीड है। वहाँ भी एकदम आधी रात को वहाँ भी डेवलपमेंट नहीं आया। आप और भी अगर क्षेत्र में देखेंगे, हमसे ज़्यादा उदयपुर आप जाएंगे तो वहाँ फ्लैट ज़्यादा दिखेंगे। जगह कम है तो फ्लैट्स बन गए। यहाँ जगह के साथ साथ अब जब पब्लिक बाहर से आएगी, पॉपुलेशन ग्रो करेगी, तो इन सब चीज़ों की नीड पड़ेगी।
सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स सारे देखे जाते हैं, नीड देखी जाती है, आसपास का डेवलपमेंट देखा जाता है। प्रॉपर्टीज़ के क्षेत्र में आप काम करते हैं, किसी भी व्यवसाय को अगर ग्रो करना है या उसको सफल होना है तो उसमें सरकारों का बहुत अहम योगदान होता है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट से आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्या वो प्रॉपर मिल रही हैं या उसमें और कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं? सरकारी स्तर पे बहुत से अच्छे अच्छे नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं और वो ग्राउंड लेवल पे जब काम करते हैं तब अड़चनें भी आती हैं और वो दूर भी होती हैं, लेकिन कुछ विसंगतियाँ भी हैं, अगर सामंजस्य से बैठ जाए तो वो भी दूर हो सकता है। एक बात और करते हैं हम कि एक रेरा वर्ड इन दिनों काफ़ी प्रचलित है कि भाई रेरा अप्रूव्ड, कोई भी हम ऐड देखते हैं किसी भी अपार्टमेंट का, किसी भी प्रोजेक्ट का, तो रेरा अप्रूव्ड। मैं ज़्यादातर दर्शक मैं ऐसा मानता हूँ कि रेरा के बारे में विस्तार से नहीं जानते रेरा क्या है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे रेरा क्या है और क्यों हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदते समय उसमें रेरा अप्रूव देखना चाहिए? ये एक बहुत अच्छी बात कही गई है। रेरा एक रेगुलरिटी है जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो भी नया प्रोजेक्ट बन रहा है, रेरा एक अथॉरिटी है जो उस प्रोजेक्ट पे विजिलेंट रहती है। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट लें तो उस पर रेरा ज़रूर देखें। रेरा एक तरह से बिल्डर और परचेजर दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाकर उस 100% वो प्रोजेक्ट सक्सेस जाए उसकी रेरा गारंटी लेता है। रेरा उसकी गारंटी ले। मैंने देखा कई बार जैसे दिल्ली की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में कई बिल्डर्स के खिलाफ लोग कोर्ट में गए जो उनको प्रोवाइड जो कहीं कि ये सुविधाएं देंगे नहीं देने पर। तो क्या आपको लगता है उसमें जो ये बिल्डर्स की गलती होती है और फिर जब कोर्ट उसको उसके ऊपर जुर्माना लगाता है तो उससे एक गलत इम्पैक्ट बिल्डर्स पे प्रॉपर्टीज़ के काम करने में पड़ता है? कुछ चीज़ें देखिए, बिल्डर अगर अपनी जगह सही होगा तो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। सही बिल्डर कभी गलत काम नहीं करेगा। वो कहीं भी गली नहीं निकालेगा कि मैं ये कहीं भी इसमें कुछ लैक्यूना रख के करूँ, क्योंकि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। और जिन जिन बिल्डर्स ने अगर इस टाइप का किया तो रेरा का हंटर भी उन पर पड़ा है, उन पर पेनल्टीज़ भी लगी हैं। मैं सभी से बार बार निवेदन करता हूँ सरकार के नियम के अंतर्गत काम करें, किसी भी प्रोजेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी जब हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, मतलब आप लोग जब लॉन्च करते हैं तो उसमें जैसे अभी आप स्टूडियो फ्लैट्स की बात कर रहे थे, आपने कहा वहाँ ऐसी स्कीम्स रहेगी कि आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं कि आप उस प्रोजेक्ट में दें लोगों को, वहाँ रहने वाले लोगों को? जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। आज की तारीख में जिस तरीके से डिस्टेंस बढ़ गया है शहरों के अंदर, आज 20, 25, 30 किलोमीटर तक मूलभूत सुविधाएं आपको नहीं होती हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट बनता है उसके अंदर मूलभूत सुविधाओं में आ जाता है आपका एक क्लब हाउस हो जिसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं उस फैसिलिटी का आनंद लें, तो उनको रहने का भी आनंद आएगा। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो अपना स्टोर होना चाहिए, अंदर अपनी ग्रोसरी शॉप बना दो, जितने भी बेसिक डेली नीड्स की चीज़ें वो सब वहाँ पर होनी चाहिए। तो उस प्रोजेक्ट को हिट होने में देर नहीं लगेगी। जोधपुर में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना मैं आपसे चाहता हूँ कि नाम की हम बात करें, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये अम्यूनिटीज़ की जो बात होती है वो क्या सब पूरी हो रही है या अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रहती हैं? 95% जितने भी बिल्डर्स आए सब ने इस चीज़ को महसूस किया और सब ने उस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया। तो ये जोधपुर का एक गुड लक है कि यहाँ पर जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आए सब के अंदर सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक शहर, बढ़ते शहर के लिए आप क्या मानते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या क्या मूलभूत चीज़ें होनी चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो रोड्स, कनेक्टिविटी, ट्राम, मेट्रो, ये सारी चीज़ें जो है सरकार को आने वाले भविष्य के लिए पहले ही तैयारी करनी चाहिए। हमें पता है रोहित की तरफ पब्लिक जा रही है, पाली रोड शहर बढ़ रहा है, बिल्कुल। तो पहले ही वहाँ पर ब्रिज बना दो, पहले ही मेट्रोज का काम शुरू कर दो। और भी बहुत सी बस कनेक्टिविटी है, लोकल बसेस की कनेक्टिविटी है, पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। आज एक बिल्डर से गवर्नमेंट पैसा ले लेती है लेकिन पानी नहीं आता। वो बिल्डर की गलती नहीं है, वो सरकार जो अपने काम को थोड़ा सा फास्ट कर दे तो पानी भी पहुंच सकता है। पानी आज की तारीख में एक मूलभूत सुविधाओं का सबसे बड़ा कारण पानी है। सीवरेज की प्रॉब्लम, सीवरेज और मूलभूत सुविधाओं में वो पानी और ये सब चीज़ आ जाती है। एक बात अब हम थोड़ा सा हटके करते हैं, क्योंकि मैं आपका देख रहा था वास्तु पर भी आप लोग काम करते हैं। वास्तु एक मकान के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए कितना उपयोगी आप मानते हैं? क्या और क्या वास्तु 100% किसी भी चीज़ में हो सकता है क्या? वास्तु एक साइंटिफिक चीज़ है, ये किसी रिलीजियस चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक बैलेंस है, अपनी बॉडी को आँख की जगह आँख, कान की जगह कान, नाक की जगह नाक। तो ये एक तरह से वास्तु के फैक्टर्स हैं जो एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं।
और जब वास्तु बैलेंस होगा तो आपकी लाइफ बैलेंस होगी। एक बात और, आप प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली, रेंटल सर्विसेज में भी आप काम कर रहे हैं, 21 साल हो गए। हमने भी आपसे संपर्क किया था जब ये प्रॉपर्टी लेनी थी, तो उसमें आप लोग क्या प्रारंभिक तौर पर क्या देखते हैं, जो लेना होता है और जो देने वाला होता है, उन दोनों के बीच में किस तरह का सामंजस्य देखते हैं आप लोग? ये अपने आप में बहुत से लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाए। आप देखेंगे कई लोगों ने बाहर टू लेट के बोर्ड्स लगा देते हैं। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, आप डायरेक्ट कभी भी टू लेट के बोर्ड्स ना लगाएं। ऐसा नहीं है कि हम सर्विस दे रहे हैं इसलिए कि आपकी खुद की सेफ्टी सिक्योरिटी उसमें खतरे में रहती है। आपको पता नहीं है, कोई भी आपको 2 बजे भी आके नॉक कर सकता है, रात को 6 बजे भी आके शाम को नॉक कर सकता है। आपको हमेशा कोई ना कोई अच्छे डीलर जो आपके एरिया के अंदर हैं, आप उनके साथ तालमेल बैठें और अपने प्रॉपर्टी को उनके थ्रू ही देने की कोशिश करें। उनकी जिम्मेदारी होती है पुलिस वेरिफिकेशन, क्लाइंट्स के बारे में उनकी पूरी जानकारी रखना। और आप मीडिया में डेली देखते हैं कुछ ना कुछ करप्शंस होते हैं, या मान लो कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा ये कारण है कि हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, और जब कुछ हादसा हो जाता है तो हम ढोल पीटते रह जाते हैं। एक प्रॉपर्टीज़, छोटा सा पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ के विवाद का। जब हम रेंट पे देते हैं तो 11 महीने का आई थिंक एग्रीमेंट होता है, तो वो क्या एक बार क्या ऐसा मैंने देखा है कि पहले फर्स्ट टाइम तो लोग एग्रीमेंट करा लेते हैं, लेकिन वो 11 महीने उनके यहाँ रह रहा होता है, तो वो इतना विश्वास करके आगे एग्रीमेंट नहीं कराते। तो क्या ये सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर दोनों को अवेयर रहना चाहिए, मकान मालिक को भी अवेयर रहना चाहिए और किराएदार को भी अवेयर रहना चाहिए। ये दोनों पक्षों के लिए ठीक है कि वो अपने प्रॉपर एग्रीमेंट में रहे। कल कोई हादसा होता है तो एग्रीमेंट उस जगह वो बहुत बड़ा काम करता है। एक और बात आती है कि हमने देखा कई बार कि मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ और मैंने कुछ चीज़ किराए पे ले रखी है, दुकान सपोज़, और लंबे समय से मैं रह रहा हूँ, तो कई बार मैं उसमें दावा करने लगता हूँ, फिर मामला कोर्ट तक चला जाता है। क्या ऐसी सिचुएशन क्यों बनती है? ये प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं होना, इसका प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं होना, कोई नियति की भी ये बात हो जाती है। आप अगर हर चीज़ प्रॉपर एग्रीमेंट में करेंगे, सरकार ने कह दिया है चाहे आप 11 महीने का भी अगर रेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर्ड कराइए। रजिस्टर्ड लोग नहीं कराते, लोग रजिस्टर्ड कर पैसा बचाने में, पैसा खर्च करने में। अगर आप प्रॉपर एग्रीमेंट बनाएंगे, आपकी करोड़ों रुपए की संपत्ति आप किराए पे दे, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए आप ऐसा क्यों करते हैं? बिल्कुल। सर, जो दर्शक हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रॉपर्टीज़ और आपकी जो रेंटल सर्विसेज हैं उनको लेकर उनको क्या कहना चाहेंगे? जो प्रॉपर्टीज़ खरीदना चाहते हैं या जो अपना मकान, दुकान, घर किराए पे देना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी से ये गुजारिश करूँगा, जोधपुर में अभी संगठित रूप से रियल एस्टेट वर्क कर रहा है। आप अच्छे डीलर्स चुनिए, ऑनलाइन उनकी लिस्ट है आपके पास। आप बहुत प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट्स बनवाएं, आप एडवोकेट्स के पास जाएं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं, चैनल चेक करवाएं, और उसके बाद प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करें, और जब भी किराए पर दें पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। तो ये थे हरदीप सिंह जी सलूजा, रॉयल प्रॉपर्टीज़ एंड रेंटल सर्विसेज के डायरेक्टर, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमें अगर कोई प्रॉपर्टीज़ परचेज करनी है या हमारे अपनी दुकान, घर किराए पे देना है तो हमें किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। और एक और ख़ास बात बताई कि जोधपुर बढ़ रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सर, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।